केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं केमिकल चेंज के बारे में। केमिकल चेंज का मतलब है कि अगर कोई भी एक रिएक्टेंट या कोई भी सब्सटेंस दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और ये प्रोसेस इरिवर्सिबल हो, इसके साथ साथ अगर स्टेट चेंज हो, टेम्परेचर इंक्रीज हो या फिर गैसेस रिलीज हो, अगर ऐसी कोई फिनोमिना हो रही है तो उसे बोलते हैं केमिकल चेंजेस। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। अगर दूध को हम रख देते हैं रूम टेम्परेचर पे गर्मी के टाइम में, समर सीजन में, तो होता क्या है, वहाँ डीनेचुरेशन ऑफ मिल्क हो जाता है, दूध जनरली फट जाते हैं। ये एक टाइप का केमिकल चेंज है। दूसरा, जैसे लोहे का तवा, कढ़ाई, कुछ भी अगर हम उसे लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में रखते हैं ह्यूमिड के कांटेक्ट में, यानी मॉइस्चर के कांटेक्ट में, तो जनरली उस पर जंग लग जाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक टाइप का केमिकल चेंज है। तीसरा है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है इथेनॉल में और CO2 गैसेस रिलीज करता है, ये भी एक टाइप का केमिकल चेंज। नेक्स्ट है कुक्ड फूड। जो भी कुक्ड फूड है वो फिर हम उसे रिवर्स करके होल ग्रेन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल प्रोसेस और केमिकल चेंज। नेक्स्ट है फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। कई सारे एंजाइम की वजह से जो भी भोजन है हमारे शरीर के अंदर वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, वो भी फिर अपने रॉ फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो सकते, ये भी एक टाइप का केमिकल चेंज है। यहाँ तक कि रेस्पिरेशन भी एक टाइप का केमिकल चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट आता है केमिकल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिनमें केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व हों उन्हें बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। जो चीज़ें कन्वर्ट हो रही होती हैं उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट, और कन्वर्ट होने के बाद जो बनता है उसे बोला गया प्रोडक्ट। यानी अ केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज in which one or more substances or reactants react to form new substances with entirely different property। ये जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है वो रिएक्टेंट की है, मतलब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं ये आपस में सिमिलर नहीं होंगे, कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। रिएक्टिंग स्पीसीज को बोला गया रिएक्टेंट, और जो नई स्पीसीज बनी है उसे बोला गया प्रोडक्ट। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे पहला है चेंज इन स्टेट। स्टेट चेंज होगा, यानी हो सकता है कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो, लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो, सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो, ठीक है, या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो, लिक्विड टाइप के कन्वर्जन जो हैं वो हो सकते हैं। दूसरा, कलर चेंज हो सकता है, गैसेस रिलीज हो सकती हैं, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, तो टेम्परेचर के बेसिस पे बोला गया एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। इसके अलावा प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब ये है कि जिस भी कंटेनर में हम रिएक्शन करा रहे हैं उसमें नीचे न कुछ हमें प्रेसिपिटेट बना हुआ मिलेगा, उसे बोला गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है केमिकल इक्वेशन। अगर किसी भी हम केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, यानी सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोला गया केमिकल इक्वेशन, इसे बोला गया केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है जैसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट अगर वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो, नंबर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, उसमें जो भी एटम है रिएक्टेंट के अंदर उनके मोल्स प्रोडक्ट में अगर सेम हो तो उसे बोला गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। बिफोर का मतलब यहाँ पे है रिएक्टेंट, आफ्टर का मतलब है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में एटम के नंबर्स जो हैं और प्रोडक्ट में एटम के नंबर्स जो हैं अगर ये सेम है, इसे बोला गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ये किसको फॉलो करते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी जो भी एटम इन्वॉल्व है रिएक्शन में, रिएक्टेंट में जितना मास है प्रोडक्ट में भी उतना ही मास होना चाहिए इनका। बैलेंसिंग के लिए अलग अलग रूल दिए गए। ठीक है, तो जो सबसे सिंपल रूल है उसे पढ़ा जाएगा हम लोग। कोई भी केमिकल एक रिएक्शन लिख लेते हैं, उस केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग फिर हम लोग फॉलो करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जैसे एक इक्वेशन लिखते हैं 2Fe प्लस O2, ये बनाया Fe2O3। ठीक है, अब इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं, इन्हें बोला गया रिएक्टेंट, इन्हें बोला गया रिएक्टेंट, इन्हें बोला गया प्रोडक्ट। ठीक है, एक साइड लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, कौन कौन से एटम्स हैं, तो यहाँ आयरन है, ऑक्सीजन है, यही दो टाइप के एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं। रिएक्टेंट में कितने नंबर हैं इनके,
और प्रोडक्ट्स में कितने नंबर हैं इनके। अब जैसे रिएक्टेंट्स में आयरन 2 है, ठीक है, प्रोडक्ट में भी 2 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में 2 हैं और प्रोडक्ट में 3 हैं, ठीक है। तो हमें इन्हें बैलेंस करना है। इसके लिए एक रूल स्टार्ट किया गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। अब जैसे यहाँ पे है, हम इधर बॉक्स बना दिए, इधर बॉक्स बना दिए, ठीक है, यहाँ भी एक बॉक्स बना दिए। इन बॉक्स में हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, जो भी चेंजेस करेंगे वो बॉक्स के बाहर करेंगे। दूसरे नंबर पे जो रूल आया, इसमें यह किया गया कि हमें रिएक्टेंट के नंबर को गिन के लिख लेना है, ठीक है। तो इन रिएक्टेंट्स के नंबर को, या रिएक्टेंट्स में जो एटम है उनके नंबर को काउंट करके लिख लिए दोनों साइड। इसके बाद एक रूल आया MnHO रूल। M यहाँ है मेटल, ठीक है, N का मतलब है नॉन मेटल, H मतलब हाइड्रोजन और O मतलब है ऑक्सीजन। तो ये बैलेंसिंग का सीक्वेंस है। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल को, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। यहाँ मेटल में आयरन है, आयरन को बैलेंस करते हैं। तो आयरन दोनों साइड इक्वल अमाउंट में है, बैलेंस करने की जरूरत हमें नहीं है। नॉन मेटल कोई भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, ऑक्सीजन अलग से प्रेजेंट है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 3 है। हम क्या करते हैं जनरली, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इधर पूरे कंपाउंड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इधर 3 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 6 ऑक्सीजन के एटम हो गए और इधर भी 6 ऑक्सीजन के एटम हो गए। लेकिन यहाँ आयरन का जो एटम है वो चेंज हो चुका है। तो फिर हम आयरन के एटम को चेंज करते हैं और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब आयरन जो होगा वो हो गया टोटल 4, प्रोडक्ट में भी आयरन हो गया 4, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में भी 6 हो गए और प्रोडक्ट में भी 6 हो गए। इसका जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा वो होगा 4Fe प्लस 3O2, ये बन गया 2Fe2O3, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था, आयरन ऑक्साइड का फार्मूला है, ये कैसे बैलेंस किया गया वो समझ गया। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन डिफरेंट टाइप्स के हैं। सबसे पहला टाइप है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन का मतलब है कि 2 या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट अगर कंबाइन होकर एक साथ सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इन्हें बोला जाता है कम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसे क्या बोला गया, कम्बिनेशन। यहाँ पे और होगा एग्जाम्पल, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये फार्मूला हो गया कैल्शियम ऑक्साइड का। सॉलिड स्टेट में क्विक लाइम बोलते हैं इसको। अगर हम इसको डिजॉल्व करते हैं वाटर के साथ, ठीक है, ये हो गया लिक्विड फॉर्म में, ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। इसे बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, इसे बोला गया। अच्छा, वाटर के साथ मिलाए हैं इसको तो एक्वस कंडीशन इसका है, मतलब ये एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये एक टाइप का एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज होती है। देखा भी होगा आपने घर में जब कभी चूना किया जाता है तो चूने को जैसे ही पानी से मिलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। ऐसे रिएक्शन जहाँ पे रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही हो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है डिकम्पोज होना, यानी ब्रेक डाउन होना, टूटना। अगर सिंगल रिएक्टेंट है, अगर वो ब्रेक हो रहा है 2 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, इसे बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एनर्जी जो भी रिक्वायर होगी, अच्छा, नॉर्मल कंडीशन में कोई भी कंपाउंड डिकम्पोज नहीं होगा, उसको डिकम्पोज होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कौन से टाइप का एनर्जी हम दे रहे हैं डिकम्पोज करने के लिए रिएक्टेंट को, ये रिएक्शन फर्दर 3 टाइप में क्लासीफाई किए गए। पहले को बोला गया थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है जब हम बाहर से हीट प्रोवाइड करें किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको अगर हमें डिकम्पोज करना है तो बाहर से हम हीट देंगे, ये कन्वर्ट होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस रिलीज होगी यहाँ पे, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये सॉलिड फॉर्म में मिलेगा हमें। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब क्या है, चूना पत्थर इसको बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं लाइम स्टोन। कैल्शियम ऑक्साइड को बोला गया क्विक लाइम। और इसके ऊपर जो हम लोग पढ़े थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोला जाता है स्लैग्ड लाइम, या फिर इसी का दूसरा नाम है
लाइम वाटर। ठीक है, तो ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अगर हम रिएक्टेंट के डिकम्पोजिशन के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। यानी दीज रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अगर हमें वाटर का डिकम्पोजिशन कराना है H2O का, तो इसके डिकम्पोजिशन के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जब ब्रेक होता है तो H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस O2। अब इसको बैलेंस करना है हमें, बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बैलेंस रिएक्शन। एक टाइप का इलेक्ट्रोलिसिस है, हमें H प्लस मिला यहाँ पे प्रोटॉन के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन मिला और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में रिलीज होगा। ये है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। थर्ड है फोटोलिसिस या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट होगी। लाइट एनर्जी जो है यहाँ पे हम सनलाइट प्रोवाइड करते हैं। अगर सनलाइट के प्रेजेंस में कोई भी डिकम्पोजिशन हो रहा है उसे बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। जैसे एग्जांपल है, अगर हम सिल्वर क्लोराइड AgCl को रख देते हैं सनलाइट में, तो ये ब्रेक होता है Ag प्लस Cl2 गैसियस फॉर्म में। ठीक है, बैलेंस कर देते हैं इसको 2AgCl। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है तीसरा इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, दूसरा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज है उसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा और खुद जाके रीमेन पार्ट में जुड़ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, Zn प्लस CuSO4, ये बना लेता है ZnSO4 प्लस Cu। होता क्या है, Zn मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक क्या किया, कॉपर को इसके कंपाउंड से रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने की वजह से जिंक जाके सल्फेट के साथ जुड़ गया और बना लिया जिंक सल्फेट, और कॉपर फिर से यहाँ से डिस्प्लेस होके अकेले बैठा है। ठीक है, तो ये हो गया सॉलिड फॉर्म में, ये भी सॉलिड फॉर्म में मिलेगा या एक्वस कंडीशन में मिल सकता है। सॉल्यूशन है तो ये एक्वस कंडीशन में मिलेगा और ये सॉलिड। स्टेट लिखना जरूरी है क्योंकि स्टेट लिखने से रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होते हैं। जितने भी डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये बेस्ड होते हैं ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। किस पे बेस्ड है ये, तो बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद करना पड़ेगा। रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यह होगा कि दो कंपाउंड होंगे, उन दो कंपाउंड के रिएक्शन में होगा ये कि जो हाई रिएक्टिव है वो लो रिएक्टिव को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करके खुद जुड़ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, Na2SO4 प्लस BaCl2। ठीक है, BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट जब भी बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया ये बनाता है बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक टाइप का डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ कर क्या रहा है कि सोडियम बेरियम को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया और बेरियम सोडियम को, तो ये एक्सचेंज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कभी भी अगर एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होता है तो बनता क्या है यहाँ पे, साल्ट और वाटर, साल्ट प्लस वाटर। ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे HCl का रिएक्शन अगर हम कराते हैं NaOH के साथ, कंपाउंड हमें मिलेगा NaCl प्लस H2O। ठीक है, NaCl प्लस H2O। यहाँ पे ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और ये मिल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड
मिला क्या हमें, सोडियम क्लोराइड साल्ट, साल्ट इक्वल्स टू सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को बोल दिया गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन को समझते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो उसे बोला गया ऑक्सीडेशन, या फिर कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो उसे बोला गया ऑक्सीडेशन, या फिर अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो उसे ऑक्सीडेशन बोला गया, या फिर इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट ऐड हो यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऐड हो तब उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, ठीक है। तो टोटल 5 डेफिनेशन मिले। पहला है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, चौथा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, और लास्ट है पांचवा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर ऐसा कोई भी रिएक्शन हो रहा हो जिसमें ये पांचों कंडीशन या कोई भी एक कंडीशन हो उसे बोला गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़े Na+O2 तो ये बनाएगा 2NaO, ठीक है, सॉरी Na2, ये बनाया Na2O, इसे बोला गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसे क्या बोला गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं रिडक्शन पे। रिडक्शन रिएक्शन का मतलब है अगर किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट में हाइड्रोजन ऐड करें, या फिर कंपाउंड से हम ऑक्सीजन को रिमूव करें, या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा हो, या फिर एडिशन हो रहा हो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का, या फिर रिमूवल हो रहा हो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का। अगर ये कंडीशन हो रही हैं तो इसे बोला गया रिडक्शन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सोडियम के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो ये बनाएगा Na2NaH, ठीक है, 2NaH, सोडियम हाइड्राइड बोला गया कंपाउंड को, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसलिए रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन के रिडक्स या रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, दोनों एक साथ हो रहे हों एक ही रिएक्शन में, उसे बोला गया रिडॉक्स। अगर एक ही कंपाउंड में दोनों हो रहे होते हैं उसे डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे H2O2 का डिकम्पोजिशन एक टाइप का डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन है। जबकि रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो यहाँ दो अलग अलग कंपाउंड होंगे, रिएक्टेंट दो अलग अलग होंगे, एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस होगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, CuO के साथ अगर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर हम ऐड कर देते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये बनाएगा Cu प्लस H2O। तो यहाँ कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था ये रिमूव हुआ, तो अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसे बोला गया रिडक्शन, ठीक है, और इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो इसे बोला गया ऑक्सीडेशन। एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसलिए इसे बोला गया रिडॉक्स। इन दिस रिएक्शन कॉपर सेकेंड ऑक्साइड जो है is losing oxygen and being reduced, the hydrogen is gaining oxygen and being oxidized. नेक्स्ट है रिएक्शन का टाइप एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को बोला गया जहां पे हीट रिलीज हो रही हो, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जब भी कोई भी क्या हो, हाइड्रोकार्बन की बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे अगर हम मीथेन की बर्निंग कराते हैं CH4, बर्निंग जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी। इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट ये है, याद ये रखना है कि जब भी कभी हाइड्रोकार्बन की बर्निंग होती है तो जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उतने ही CO2 रिलीज होगा,
और जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं उसका हाफ H2O रिलीज होगा। तो 4 हाइड्रोजन एटम है, 2 H2O रिलीज हुआ। अब हमें बैलेंस कर देना है, इधर 2 ऑक्सीजन और इधर 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया बैलेंस रिएक्शन। इसे बोला गया, अच्छा यहाँ पे हीट रिलीज होगी तो प्लस हीट लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक का मतलब ये है ऐसा रिएक्शन जहाँ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड कराने के लिए। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, अगर हम मरकरी ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन कराएं HgO, अगर इसका हम डिकम्पोजिशन कराते हैं तो इस डिकम्पोजिशन के लिए हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है बाहर से, ठीक है। तो हम हीट पहले यहाँ देंगे, अगर हीट देंगे तब फिर ये कन्वर्ट होगा Hg प्लस O2 में, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस कर देते हैं। तो ये एक टाइप का एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लास्ट टॉपिक है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। समझ लेते हैं कोरोजन और रेंसिडिटी क्या है। कोरोजन का मतलब सीधा सीधा समझिए रस्टिंग ऑफ आयरन या जंग लगना। किसी भी मेटल का जब भी हम उसे ह्यूमिड प्लेस पे रखते हैं या फिर लंबे समय तक वाटर और एयर के कांटेक्ट में रहता है तो वहाँ पे रस्टिंग होने लगती है, ठीक है। उस रस्टिंग वाले फिनोमिना को ही बोला गया कोरोजन। द फिनोमिना ड्यू टू विच मेटल आर स्लोली ईटेन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल, ठीक है। तो वाटर, वो वाटर जो एयर में प्रेजेंट हो जैसे मॉइस्चर, और केमिकल प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, जो भी केमिकल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उनके थ्रू अगर रिएक्शन हो रहा है मेटल के साथ और मेटल डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसे बोला गया कोरोजन। जैसे एक एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम, रस्टिंग ऑफ जिंक, ये सारी चीज़ें क्या है, एक टाइप के रस्टिंग के रिएक्शंस है, ठीक है। अब आयरन में जब रस्टिंग होती है तो जो कंपाउंड बनता है उसे बोलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ आयरन या फिर आयरन रस्ट, ठीक है। देख लेते हैं उसको। जैसे रिएक्शन का एक एग्जांपल लिख देते हैं, आयरन के रिएक्शन का एक एग्जांपल, जैसे Fe प्लस O2 H2O के साथ रिएक्शन करेगा, बना लेगा ये Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है। अगर रस्ट का फार्मूला पूछता है तो यहाँ हम x की जगह 7 रखते हैं, 7H2O। अगर हमें रिएक्शन बैलेंस करना हो तो यहाँ भी सबसे पहले x लेंगे, क्योंकि H2O का अमाउंट हमें क्लियरली पता नहीं होता कि कितना हमें H2O लेना है, ठीक है। अब बचा क्या यहाँ पे, O3 है, इसके लिए हम 3O2 रखते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया 4, रिएक्शन हो गया बैलेंस। जब हम 7H2O के साथ लेते हैं तो इसी फार्मूला को बोलते हैं रस्ट, ये हो गया रस्ट। Corrosion is a wasteful process in most of cases. Every year, a lot of tons of various metal, especially iron, get wasted in the country. Hence, it is quite necessary to prevent corrosion. Corrosion की वजह से बहुत मतलब मिलियन टन्स में आयरन जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं हर साल। इसलिए कोरोजन को बचाने के लिए हम उस मेटल सरफेस पे या आयरन के सरफेस पे पेंटिंग करते हैं या फिर ग्रीस, ऐसा कुछ सब्सटेंस लगाते हैं जिसकी वजह से रस्टिंग जो है वो प्रिवेंट हो सके। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फूड प्रोडक्ट या फिर लिपिड। मतलब सीधा समझिए जो भी खाना सड़ने लगता है उसी को बोला गया इंग्लिश में रेंसिडिटी, ठीक है। तो सड़ना होता किस वजह से, तो वो भी एक टाइप का ऑक्सीडेशन है, वो धीरे धीरे होता है, इसलिए क्या बोला गया, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन द प्रोडक्ट ऑफ फाउल ऑर्डर एंड टेस्ट इन देम। मतलब टेस्ट भी खराब होगा, बेकार महकने लगेगा। इस वजह से जितनी भी पैकेट बंद चीज़ें आती हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं, और जनरली अगर पैकेट बंद चीज़ें हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर के उसे पैक किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो अंदर फूड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और फूड को रेंसिड होने से या सड़ने से बचाएगा।